येस्टरडे हमने थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस किया था। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बोला था कि अभी तक हम डेल्टा यू, डेल्टा एच और डेल्टा एस पढ़ चुके थे। डेल्टा यू वॉज इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा एच वॉज इंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा एस वॉज एंट्रोपी चेंज। बट मैंने कल बताया था कि वेदर अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, उसका पता लगाने के लिए डेल्टा एच भी सफिशेंट नहीं है, क्योंकि किसी केस में डेल्टा एच नेगेटिव आता है, किसी केस में डेल्टा एच क्या आ जाता है, पॉजिटिव। फिर हमें डेल्टा एस चेक करना पड़ता है, एंट्रोपी, वो जिस केस में पॉजिटिव आ जाती है बट किसी किसी केस में वो भी क्या आ जाती है, नेगेटिव। तो साइंटिस्ट ने एक न्यू थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी थी, डेल्टा जी, विच इज़ नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। And according to Gibbs-Helmholtz equation, मैंने एक रिलेशनशिप आपको दिया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंड आई टोल्ड यू कि इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये डेल्टा जी जो है ये डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, वो जो दो फैक्टर से स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए उनको कंबाइन कर रहा है। सो वी डोंट हैव टू चेक डेल्टा एच एंड वी डोंट हैव टू चेक डेल्टा एस सेपरेटली। और मैंने बोला था कि स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव, बट इस पूरे फैक्टर के आगे नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव, अगर ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ जाएगा डेल्टा जी का, तो दैट मीन्स द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। इसमें कोई दूसरी कंडीशन नहीं है कि हाँ डेल्टा जी कहीं पॉजिटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, नहीं। ये श्योर टेस्ट है स्पॉन्टेनिटी चेक करने का कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो पक्का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन विल बी, एंड डेल्टा जी अगर ज़ीरो आ गया दैट मीन्स द रिएक्शन विल बी इन। तो इस फॉर्मूले पे हम एक ही न्यूमेरिकल कर पाए थे। लेट्स डू 1 और 2 मोर क्वेश्चंस। लिखो जरा एक क्वेश्चन लिखो। A plus B gives C plus D। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है -10,000 जूल और डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है -33.3 जूल पर मोल पर केल्विन। फर्स्ट पार्ट इज एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल अकर spontaneously from left to right at what temperature the reaction will reverse। हाउ विल यू डू? ये कह रहे हैं कि रिएक्शन है A plus B गिव C plus D, एक कोई भी हाइपोथेटिकल इक्वेशन उन्होंने दी हुई है।
और वो बोल रहे हैं कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच की वैल्यू भी गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू भी गिवन है। वो बोल रहे हैं कि हम कौन सा टेम्परेचर रखें कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मतलब फॉरवर्ड। तो ये पूछ रहे हैं कि हमें इस रिएक्शन को किस टेम्परेचर पर करना चाहिए ताकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली जाए। ठीक है, अब हमें पता है कि रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियसली जाएगी जब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। फर्स्ट पार्ट में हमें जिस टेम्परेचर के लिए डेल्टा जी क्या रहेगा, लेस देन, उस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस जाएगी। क्योंकि मैं अभी आपको बता के हटी हूँ कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो कुछ भी हो जाए रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है डेल्टा जी का फॉर्मूला, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आपको डेल्टा एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा और हमें टेम्परेचर ही निकालना है ना। डेल्टा एच की वैल्यू -10,000 है, टेम्परेचर हमें निकालना है, डेल्टा एस -33.3 लेस देन 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे -10,000 उधर ले जाओ, सो दैट मीन्स हमें टेम्परेचर 300 से लेस रखना पड़ेगा क्योंकि उस टेम्परेचर के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। उन्होंने पूछा ना कि क्या टेम्परेचर रख सकते हैं कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आए, तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा था हमें डेल्टा जी निकालना। अगर एक बच्चा क्वेश्चन को रीड करेगा कि एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली, कहीं ये नहीं लिखा कि आपको डेल्टा जी निकालना है। बट एक बच्चे को पता है कि स्पॉन्टेनियसली का पता ही डेल्टा जी से लगता है, तो मैं वो निकाल लेता हूँ कि किस टेम्परेचर के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 रहेगा, तो ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो हमने डेल्टा जी पे कंडीशन लगा दी कि जिस टेम्परेचर के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 रहेगा। अब किस टेम्परेचर के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 रहेगा, डेल्टा जी का फॉर्मूला ओपन करके लिख दिया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, डेल्टा एस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 10,000 उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया। तो यानी कि टेम्परेचर शुड बी लेस देन 10,000 डिवाइडेड बाय 33.3, तो द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं किस टेम्परेचर के लिए रिएक्शन उल्टी चलेगी। अब देखो सेकेंड पार्ट में बिल्कुल उलट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि रिएक्शन को पीछे चलना चाहिए, मतलब A प्लस बी C प्लस डी ना बनाए, C प्लस डी क्या बनाए, उसके लिए बैकवर्ड रिएक्शन को क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस, और फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या होना चाहिए, रिएक्शन पीछे तभी जाएगी ना अगर पीछे वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब मुझे बताओ ऊपर वाली रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस हो रही थी, जब हम टेम्परेचर क्या रख रहे थे। लेकिन अब सेकेंड पार्ट के लिए अगर हमने टेम्परेचर लेस देन रख दिया तो फॉरवर्ड वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बट हमें सेकेंड पार्ट के लिए किस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है, रिवर्स वाले के लिए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट में उल्टा टेम्परेचर आप ग्रेटर करोगे। वाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि किस टेम्परेचर के लिए रिएक्शन उलट चलेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ये निकाल चुके हैं कि अगर हम टेम्परेचर लेस देन 300 रखते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है और स्पॉन्टेनियस होती है ना। बट अगर हमने सेकेंड पार्ट में बैकवर्ड रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो फॉरवर्ड को क्या करना पड़ेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉरवर्ड किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस हो रही है, 300 से लेस। तो अगर आप 300 से ग्रेटर कर दोगे तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, और बैकवर्ड वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी। यानी कि सेकंड पार्ट में कुछ कैलकुलेट नहीं करना था,
सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करनी थी कि अगर मुझे सेकेंड पार्ट के लिए रिवर्स रिएक्शन को पॉसिबल करवाना है तो मेरे को फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या कराना पड़ेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हमें कैसे पता लगेगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन किस रिएक्शन के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस है? हम फर्स्ट में तो निकाल ही चुके हैं कि 300 लेस के लिए वो क्या है, तो ग्रेटर के लिए वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर के लिए वो क्या हो जाएगी। और अगर ग्रेटर के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, ग्रेटर के लिए फॉरवर्ड क्या हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड क्या हो जाएगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन 3 के लिए रिवर्स इज स्पॉन्टेनियस। तो ऐसे से क्वेश्चन डेल्टा जी के आ जाते हैं। कल हमने जो डेल्टा जी का क्वेश्चन करा था उसमें हम डेल्टा जी 0 रख रहे थे। क्या रख रहे थे? क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज इन। आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें इक्विलिब्रियम नहीं गिवन, उसमें गिवन है कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस है कब नॉन स्पॉन्टेनियस है। फर्स्ट पार्ट में स्पॉन्टेनियस थी तो हमने डेल्टा जी को लेस देन 0 कर दिया। सेकेंड पार्ट में इनडायरेक्टली बोला नहीं है कि फॉरवर्ड रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस करो, बट ये तो बोला है ना कि बैकवर्ड रिएक्शन को करवाओ, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड को क्या कराओ, बैकवर्ड को स्पॉन्टेनियस कराना है, तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड को क्या कराना है, नॉन स्पॉन्टेनियस। एक स्पॉन्टेनियस होती है और एक, ये हमेशा याद रखना कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड क्या होएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस है तो फॉरवर्ड क्या होगी, सीधी सी बात है, चाय अपने आप ठंडी हो जाती है, दैट इज इट इज स्पॉन्टेनियस। क्या अपने आप गर्म हो सकती है? हमेशा कोई भी प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है। हॉट कप अपने आप ठंडी हो जाती है, लेकिन अगर उसी ठंडी चाय को गर्म करना है तो वो अपने आप नहीं होती, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, गैस लगाना पड़ता है, हीट लगानी पड़ती है। पानी अपने आप हिल से नीचे आ जाता है, दैट इज इट इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर मेरे को इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वही पानी हिल पे लेके जाना हो तो अपने आप हिल पे नहीं जाएगा, उसके लिए मुझे मोटर लगानी पड़ेगी। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर वो बैकवर्ड को स्पॉन्टेनियस करने के लिए कह रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो फॉरवर्ड को क्या करने के लिए कह रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। इट इज़ ऑलवेज, कभी भी दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती कि फॉरवर्ड जाते हुए भी स्पॉन्टेनियस है, बैकवर्ड जाते भी स्पॉन्टेनियस है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे अपने आप ठंडी भी हो जाएगी, अपने आप गर्म भी हो जाएगी, नहीं, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ती है, क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। अब एक और मैं आपको यहाँ पे डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन करवाना चाहूँगी, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। वैसे अभी आपका इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आएगा, बट यहाँ पे ये रिलेशनशिप बार बार यूज़ किया हुआ है। वो ये बोलते हैं कि जब आप एक रिएक्शन को करवाते हो तो कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। और एक टाइम आता है जब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी जा रही है, बट जितनी तेज़ी से वो फॉरवर्ड जा रही है उतनी तेज़ी से वो कहाँ जा रही है, उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो तुम्हारे पास पानी है, गर्म पानी है, वो स्टीम बना रहा है, भाप बना रहा है, आपने कंटेनर बंद कर दिया। अब कंटेनर बंद कर दिया तो स्टीम बाहर तो जा नहीं सकती, तो थोड़ी टाइम बाद क्या होगा, वही स्टीम पानी से टकराकर वापस से पानी बनने लग जाएगी। तो बीकर में दो प्रोसेस हो रहे हैं, पानी स्टीम भी बना रहा है, यानी कि क्या हो रही है, इवेपोरेशन, और वही भाप, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकती, कंटेनर बंद है, तो वही भाप पानी से टकराकर वापस लिक्विड बना रही है, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? अब इस बीकर के अंदर दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड जो कि था इवेपोरेशन और एक बैकवर्ड जो कि था कंडेंसेशन। अब एक टाइम आएगा कि अगर 5 वेपर बन रहे हैं
5 ही वेपर लिक्विड बना रहे हैं, तो हमें लगेगा कि वेपर बन नहीं रहे। एक स्टेज ऐसी आएगी जब हमें लगेगा कि पानी ने 5 भाप बनाई, 5 स्टीम बनाई और बना नहीं रहा। असल में क्या हो रहा होगा कि 5 वेपर जैसी बनाने के बाद वो 6th वेपर बनाएगा, वही 6th वेपर वापस से लिक्विड से टकरा के क्या बना देगा, लिक्विड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज़ कि जब फॉरवर्ड होने वाली रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड होने वाली रिएक्शन की स्पीड सेम हो जाती है, जितनी तेज़ी से वेपर बन रहे हैं उतनी तेज़ी से वेपर ठंडे होके क्या बना रहे हैं, लिक्विड, तो हमें लगेगा कि रिएक्शन हैज़ स्टॉप्ड, रिएक्शन हैज़, दिस स्टेज इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इस पर पूरा चैप्टर आएगा, इसलिए अभी मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली जाती है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है कि जब इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आई तो प्रोडक्ट कितने बन चुके थे, रिएक्टेंट कितने बच चुके थे। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है तो कुछ प्रोडक्ट बन चुके होते हैं और कुछ रिएक्टेंट्स बच जाते हैं। पूरे A टू B C+D भी नहीं बनाएंगे, पूरे C+D A+B भी नहीं बनाएंगे, कुछ C और D बन जाएंगे, कुछ A और B बच जाएंगे। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है और C और D तो बनेंगे नहीं, क्योंकि जितने और C और D बनेंगे वो वापस से क्या बना देंगे। तो इक्विलिब्रियम पर A B C D की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, ना C और D और बढ़ते हैं, ना C और D और कम होते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, हम एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विच इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, विच इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन। वो क्यों निकाला जाता है, वो इसलिए निकाला जाता है ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची तो क्या प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बने या कम बने। मतलब अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, ही कुछ लगा हुआ है ना, अच्छा यहाँ कोक, अच्छा ओके ओके, तभी चिप 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 हो रहा है। तो ये चेक करने के लिए कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची थी तो C और D की क्वांटिटी ज़्यादा थी या A और B की क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो उसकी रेशो से आइडिया हो जाता है। अगर तो रेशो की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब Kc की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो मतलब C और D ज़्यादा बन चुके होंगे जब इक्विलिब्रियम आया होगा। अगर Kc की वैल्यू बहुत कम आती है तो इसका मतलब अभी C और D अभी प्रोडक्ट बने ही नहीं इतने ज़्यादा कि पहले इक्विलिब्रियम सेट हो गया। क्योंकि इक्विलिब्रियम ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे सेटअप होता है, वो रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करता है। किसी रिएक्शन में तो अभी आप रिएक्शन शुरू ही करते हो, अभी आपने 10 ग्राम रिएक्टेंट लिए थे, अभी प्रोडक्ट 2 ग्राम ही बने थे, इक्विलिब्रियम सेट हो गया। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि जब रिएक्शन आपने 10 ग्राम में शुरू करी, रिएक्टेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, 1 ही ग्राम रह गए, प्रोडक्ट 9 ग्राम बन गए, तब इक्विलिब्रियम सेट हुआ। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है, रिएक्टेंट भी 5 ग्राम बच गए, प्रोडक्ट भी कितने बन गए, 5, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल थी, तब इक्विलिब्रियम सेट हुआ। तो मतलब फिक्स नहीं होता कि इक्विलिब्रियम कब सेट होगा। इट मे सेट अर्लियर इन द रिएक्शन, भी अभी रिएक्टेंट अभी पूरे के पूरे पड़े हैं और इक्विलिब्रियम सेट हो गया, तो नुकसान है कि प्रोडक्ट ही नहीं बने, पहले इक्विलिब्रियम आ गया, कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा। जिस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तब जाके सेट होता है जब ऑलमोस्ट सारे रिएक्टेंट खत्म होकर प्रोडक्ट बना चुके होते हैं, तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इक्विलिब्रियम सेट हो भी रहा है तो मेरे तो 10 रिएक्टेंट में से 9 प्रोडक्ट बन ही गए, क्योंकि किसी भी कंपनी का मकसद क्या होता है, प्रोडक्ट बनाना। तो इसीलिए ना इक्विलिब्रियम को बहुत क्रिटिकली स्टडी किया जाता है कि इक्विलिब्रियम कब सेट हो रहा है, इज़ इट बीइंग सेट अर्लियर इन द रिएक्शन और इट इज़ बीइंग सेट लाइक लेटर इन द रिएक्शन। तो उसके लिए साइंटिस्ट कहते हैं कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। क्या निकालो, इक्विलिब्रियम। उसको कैसे निकाला जाता है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रेशियो ऑफ रिएक्टेंट, जो कि आपको इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आएगा। आपको अब क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेल्टा जी के साथ भी रिलेशनशिप होता है। इट हैज़ अ रिलेशनशिप विद डेल्टा जी, द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं 2 अलग अलग चीज़ों की बात कर रही हूँ। एक तो इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। एट द सेम टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डेल्टा जी, जो कि मैं अभी आपको बता के हटी थी, जो कि स्पॉन्टेनिटी चेक करता है। बट डेल्टा जी और Kc का एक रिलेशनशिप होता है that you need to remember, delta G is equal to minus 2.303 RT log to the base 10 Kc।
अब ये फॉर्मूला आपने तब यूज़ करना है अगर आपको क्वेश्चन में डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है और केसी पूछ लिया जाए। अभी आपको इसके ज़्यादा नहीं समझ आएगा क्योंकि पूरा इक्विलिब्रियम का चैप्टर अभी रहता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होता है थर्मोडाइनमिक्स के बाद। लेकिन क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज अ रिलेशनशिप विद डेल्टा जी, कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली जाती है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। बट यहाँ पे आपने डेल्टा जी ज़ीरो नहीं लेना, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होती है वो स्टैंडर्ड होती है, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो ज़ीरो होती है। यहाँ पे जो डेल्टा जी है दैट इज़ अ फ्री एनर्जी चेंज, देयर इज़ अ डिफरेंस। इसको आप ज़ीरो नहीं करोगे, आप कहोगे कि मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, डेल्टा जी ज़ीरो कर लो, वो डेल्टा जी स्टैंडर्ड वाला होता है, डेल्टा जी नॉट। यहाँ पे जो मैं आपको रिलेशनशिप दे रही हूँ सिंपल डेल्टा जी, सिंपल डेल्टा जी और स्टैंडर्ड में क्या फ़र्क है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट जो ज़ीरो होती है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर होती है। यू नो व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 270, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर, है ना, या 760 mm Hg। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm Hg। तो उस टेम्परेचर और प्रेशर पे निकाले जाने वाले डेल्टा जी को डेल्टा जी नॉट कहा जाता है, विच इज़ ज़ीरो। बट अगर वो टेम्परेचर प्रेशर नहीं है तो जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो सिंपल गिब्स फ्री एनर्जी बन जाएगा, जिसका केसी के साथ ये रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप आपको अभी के लिए याद रखना है कि अगर बाई चांस आपको डेल्टा जी और का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि शायद ये NCERT का भी ये क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले ये रिलेशनशिप लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड केसी। लिखो न्यूमेरिकल, हाइड्रोलिसिस of sucrose gives sucrose plus water glucose plus fructose equilibrium constant Kc for the reaction is 2 into 10 की power minus plus 13 at 300 Kelvin. Calculate delta G at 300 Kelvin. अब इस क्वेश्चन में आपको Kc गिवन है और आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, तो आप जो वो पहले फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे डेल्टा जी का, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वो नहीं लगा सकते। इस क्वेश्चन में आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा जी का जो पहले फॉर्मूला कराया था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, वो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता क्योंकि ना तो डेल्टा एच गिवन है ना बल्कि केसी गिवन है। क्या गिवन है? तो ऑब्वियसली आपको डेल्टा जी का केसी के साथ रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो आप अब ये दोनों फॉर्मूले माइंड में रखो। डेल्टा जी का पहला जो फॉर्मूला पढ़ाया है डेल्टा जी का, दैट इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दैट इज़ वन फॉर्मूला, बट दैट यू विल यूज़ जब आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यूज़ प्रोवाइडेड है। इफ़ यू गेट अ न्यूमेरिकल लाइक दिस जिसमें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, अभी आपको इक्विलिब्रियम के बारे में ज़्यादा नहीं पता, यू हैव नॉट डन द होल चैप्टर विच इज़ इटसेल्फ अ वेरी वेरी बिग चैप्टर, लेकिन आपको पता है कि कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू होती है। अगर वो क्वेश्चन में दी होगी या वो पूछी होगी तो आपको जाहिर सी बात है वही रिलेशनशिप यूज़ करना पड़ेगा ना जो डेल्टा जी और केसी को रिलेट करे।
इतनी तो कॉमन सेंस है। अगर आप डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे जिसमें के सी का कोई रोल ही नहीं है तो इस न्यूमेरिकल को तो कर ही नहीं पाओगे। तो अब आप याद करोगे कि मैम ने एक रिलेशनशिप कराया था, तो सच्ची बड़ा मुश्किल है। डेल्टा जी इज इक्वल टू सॉरी नॉट डेल्टा एच माइनस 2.303 RT log टू द बेस 10 kc। अब R की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 300 गिवन है, log kc की वैल्यू कितनी गिवन है 2 इंटू 10 की पावर। अब देखो मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ कि log कैसे देखना है। माइनस 2.303 तो 8.314 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग के अंदर आपको केसी की वैल्यू जो लॉग केसी था वो था 2 इंटू 10 की पावर 13। तो जब आपको किसी दो चीज़ों का लॉग देखना हो जिसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, इस पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाती है लॉग एम प्लस लॉग एन। दैट मीन्स आप इसको माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300, यहाँ पे लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग 10 की पावर 13 कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। व्हाट आई हैव डन इज मैंने इनको दो अलग अलग नंबर मान लिया, एक m मान लिया एक n मान लिया। और अगर m और n के बीच में मल्टीप्लाई है तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप लॉग m का लॉग अलग देख रहे हो और जो भी n है उसका लॉग अलग देख रहे हो तो मल्टीप्लाई बिकम्स it's a property, it's a standard property of log that log m into n becomes log m plus log n। बस अब रेस्ट तो कैलकुलेशन है। 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300, log 2 की वैल्यू 0.3010 या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या ये स्टैंडर्ड वैल्यू है log 2 की जो कि आपको याद होनी चाहिए, बट 99% log की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होती है। तो log 2 0.3010 गिवन होगा। अब ये 13 आगे आ जाएगा क्योंकि ये भी log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी नंबर का log देख रहे हो और उसकी पावर है तो पावर आगे आ जाती है। तो 13 आगे बच गया log 10। log 10 इज़ 1। एटलीस्ट एक दो वैल्यूज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए, जैसे log 10 ऑलवेज 1 होता है और log 2 की वैल्यू 0.30। वैसे तो मैं 1 to 10 आपको सारी लिखवा देती हूँ। log 10 1 होता है, तो ये तो log सॉल्व हो गया। 8.314 इंटू 300 0.3010 प्लस 13 क्योंकि log 10 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ रहा है -76402 जूल पर मोल। इस क्वेश्चन में आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना था, बट आपको के सी गिवन था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब कभी आपको के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन हो या के पी और के सी एक ही बात होती है। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के पी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। जब रिएक्शन गैशियस फेज में होती है तो के सी की जगह आपको के पी गिवन हो सकता है। जैसे मान लो जिस रिएक्शन की बात करी गई अगर वो गैस होती तो के सी की जगह के पी गिवन होता, वो एक ही बात है। तो आपको डेल्टा जी का के सी या के पी के साथ कौन सा रिलेशनशिप याद होना चाहिए, बोलो। -2.303 RT log 10 तो मतलब वो बेस है, उसका कोई रोल नहीं है, इंटू के सी। तो 2.303 को R से मल्टीप्लाई करोगे, R की वैल्यू सबको याद है 8.314 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में टेम्परेचर कितना गिवन था 300 केल्विन। और लॉग ऑफ के सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी या के पी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। करना एक और क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करें। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर कन्वर्जन ऑफ ओजोन oxygen to ozone at 298 Kelvin if Kp for the conversion is
अब इसमें Kc की जगह Kp क्यों गिवन है? क्योंकि जो रिएक्शन है वो गैशियस फेज में है। जब रिएक्शन गैशियस फेज में होती है तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट प्रेशर की टर्म, जैसे Kc क्या होता था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, लेकिन अगर हम Kp लेंगे तो प्रेशर ऑफ C ऊपर लिया जाएगा, प्रेशर ऑफ A और B, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन ले रहे हैं प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की भी, तो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कहलाता है। लेकिन वही C और D अगर गैस हो तो कंसंट्रेशन तो ले नहीं सकते, तो उसका प्रेशर ले लेते हैं। ऐसे ही A और B का भी प्रेशर ले लेते हैं, तो Kc बिकम्स Kp। वैसे Kc और Kp दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वो अलग बात है कि अगर रिएक्शन लिक्विड फेज में है तो हम C और D की कंसंट्रेशन ऊपर लेते हैं, नीचे A और B की कंसंट्रेशन लेते हैं। तो व्हेन यू टेक कंसंट्रेशन इट इज़ नोन एज Kc। बट अगर रिएक्शन गैस की फॉर्म में होगी तो गैस की तो कंसंट्रेशन होती ही नहीं, कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, वो तो लिक्विड की होती है, तो वो प्रेशर ले लेते हैं। तो जब प्रेशर की टर्म्स में C और D और AB की रेशियो ली जाती है तो Kc को क्या बोला जाता है? उसका रिलेशनशिप में कोई फ़र्क नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन में Kp गिवन है तो डेल्टा जी का रिलेशनशिप -2.303 RT लॉग Kp की जगह Kc ले लो, Kc की जगह Kp ले लो, मतलब रिलेशनशिप पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। Kc के साथ डेल्टा जी का रिलेशनशिप क्या था? -2.303 RT लॉग ऑफ Kc। Kp के साथ भी क्या रिलेशनशिप होगा? -2.303 RT लॉग ऑफ Kp। तो -2.303, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर गिवन है 298, लॉग Kp की वैल्यू 2.47 इंटू 10 की पावर -29। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये m है, ये n है, तो लॉग m इंटू n बिकम्स लॉग m को अलग कर दो, प्लस लॉग n को अलग कर दो। ये मल्टीप्लाई बिकम्स प्लस, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगा दी लॉग m प्लस लॉग n, ये m इंटू n। तो 2.47 का लॉग क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, या फिर आप पीछे लॉग टेबल का 24 का 7 पे देख लेना। 24 का क्यों? क्योंकि लॉग टेबल 2 का होता ही नहीं। वैसे आपको लग रहा है कि आपको 2 का लॉग टेबल देखना चाहिए, बट अगर आप लॉग टेबल देखोगे जो कि आपकी बुक के पीछे दिया होता है वो शुरू ही 10 से होता है। तो आप पहली दो वैल्यूज़ उठा लो। पहली दो वैल्यूज़ क्या हैं? तो आप 24 का लाइन में जाओगे, किस लाइन, किस नंबर तक? तो 24 का 7 पे आपको एक नंबर मिलेगा, दिखाऊं? वैसे तो आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्कूल में लॉग टेबल प्रोवाइड करेंगे। Here is my phone. तो ये देखो लॉग टेबल आप देख रहे हो, तो लॉग टेबल शुरू ही 10 से होता है। अब अगर आपको 2.47 का देखना है तो आप 2 का देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्टार्टिंग फ्रॉम 10। तो 2.47 में आपने 2 और 4 को कंबाइन कर दिया, वो क्या बन गया? 20। तो आप 24 पे जाओगे, आप 24 पे गए, 24 का 2.47 पे, तो ये वाला कॉलम 0 के करस्पॉन्डिंग है। मतलब जो पहला कॉलम होता है
वो ज़ीरो वाला होता है। तो आपने 7th वाले कॉलम में जाना है, 24 का 7 पे, 24 का ये 24 है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 24 का 7 पे आपको ये क्या वैल्यू मिलेगी? 39। या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगी, ये या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 3927, तो आप सिंपल 3927 ले लेना, या आपको टेबल गिवन होगा तो 24 का 7 पे देख लेना, 4 डिजिट की वैल्यू मिल गई। अब आप जिसका लॉग देख रहे हो 2.47, उसमें पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है ना 2, तो जितने डिजिट होते हैं उनमें से 1 माइनस कर दो। जैसे एक ही डिजिट है तो 1 - 1, तो यानी कि 0 पॉइंट आएगा। अगर मान लो यहाँ 12 होता, अगर आप लॉग 12.47 का देखते तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट हो जाते? 12, एक 1 एक 2, 12 दो डिजिट हो जाते, तो 2 - 1, फिर ये वैल्यू 1.39 बनती। जो आप 4 डिजिट की वैल्यू 3927 लॉग टेबल से देख रहे हो वो तो आपने देख ली, लेकिन उससे पहले पॉइंट लगाकर आपको 0 लगाना है या 1 लगाना है, उसका कैसे पता लगेगा? कि जिस नंबर का आप लॉग देख रहे हो उसको देखो कि उसमें पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं। जैसे अभी आप किसका लॉग देख रहे थे? 2.47, तो उसमें पॉइंट से पहले कितने डिजिट थे? सिर्फ 2 ही था, यानी कि एक ही डिजिट था, तो उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो 1 - 1 क्या हो गया? तो आपने 0 लगा दिया पॉइंट से पहले। बट यही अगर 12.47 होता तो पॉइंट से पहले 12 यानी कि एक 1 एक 2 दो डिजिट हो जाते, तो 2 - 1 करके 1 हो जाता। तो ऐसे लॉग देखते हैं। तो लॉग देखना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने जिस नंबर का लॉग देखना होता है उसका वैल्यू आप लॉग टेबल से देख लो। जैसे 2.47 की वैल्यू देखनी थी तो 2 की तो होती नहीं, तो आपने उसको 24 ले लिया, और 24 का 7 पे 4 डिजिट की वैल्यू नोट कर ली 3927, और उससे पहले पॉइंट के पहले आपने 0 लगाना है या 1 लगाना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पावर में क्या है? -20, तो पावर तो आगे आ जाएगी। log 10 क्या होता है? 1। तो ये कुछ माइनस में ही बनेगा, तो ओवरऑल आंसर प्लस में आ जाएगा। तो विद दिस नाउ आई कंप्लीट डेल्टा जी के दोनों टाइप के न्यूमेरिकल, विद केसी विदाउट केसी। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप करके आना। Now I have sent you the questions on delta G. Please practice. और अगर कोई डाउट होगा तो कल ले लेंगे। सो विद दिस वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में डेल्टा जी हो गया। अब हमारे पास आया इसका लास्ट लॉ, थर्ड लॉ, विच इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता था? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, इट जस्ट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू। बट फर्स्ट लॉ की क्या लिमिटेशन आई थी? कि डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट स्पॉन्टेनिटी। उसने सिर्फ ये बताया था कि किसी भी रिएक्शन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ना तो क्रिएट हो सकती है ना, बट इसने स्पॉन्टेनिटी के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, एंट्रोपी आया, डेल्टा जी तो बाद में आया। एंट्रोपी के बाद सेकेंड लॉ आया था। सेकेंड लॉ ने बोला था कि किसी भी यूनिवर्स की स्पॉन्टेनिटी हमेशा इंक्रीज होती है। किसी भी स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। मैंने कल भी बताया था कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो ग्रो करता जा रहा है। क्यों ग्रो करता जा रहा है? क्योंकि इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर इफ़ अ ह्यूमन बॉडी डाइज
तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ऐसे यूनिवर्स ग्रोइंग है, इट्स एक्सपैंडिंग, तो उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। अब थर्ड लॉ ने क्या बोला, थर्ड लॉ ने बोला कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब अगर आप कोई सॉलिड ले रहे हो, है ना, जिस टेम्परेचर पर उसकी एंट्रोपी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी वो टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पानी बर्फ़ किस टेम्परेचर पर बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होती है उसकी एंट्रोपी ज़ीरो नहीं होती। आपको लगेगा कि बर्फ़ है, सारे मॉलिक्यूल्स का मोशन ज़ीरो हो गया होगा, लेकिन आपको पता है कि असल में वो कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड की सारी एंट्रोपी जीरो हो जाती है, दैट इज़ -273, जिसको ज़ीरो केल्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज़ीरो केल्विन को एब्सोल्यूट ज़ीरो माना गया है। अगर सोचो 0 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट ज़ीरो होता तो उसके नीचे वाले टेम्परेचर एग्जिस्ट ही ना करते। अगर 0 डिग्री सेल्सियस लोएस्ट टेम्परेचर होता तो -1 एग्जिस्ट ही ना करता, बट -1 -2 एग्जिस्ट करते हैं ना, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है। उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों नहीं माना गया, क्योंकि उस टेम्परेचर पर एंट्रोपी होती है। मतलब आपको लगता है कि मॉलिक्यूल्स आइस बन चुके हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे मॉलिक्यूल्स में अभी भी मोशन होता है। क्या होता है, तो साइंटिस्ट चेक करते गए कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है, एंट्रोपी है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। दैट वाज -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको ज़ीरो केल्विन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आइस की या किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, बिल्कुल मोशन नहीं रहता, there is no motion at all. That is why -273 degree Celsius has been accepted as the lowest possible temperature। और इसी -273 को केल्विन स्केल में कितनी वैल्यू दी हुई है, 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट एब्सोल्यूट ज़ीरो, बट 0 केल्विन इज दी। कभी तुमने -1 केल्विन नहीं सुना होगा, क्योंकि 0 केल्विन से नीचे कोई भी टेम्परेचर एग्जिस्ट, क्योंकि उसी टेम्परेचर पर एंट्रोपी क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ने बोला कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी किस टेम्परेचर पर ज़ीरो होगी। लिखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट विच इज़ द लास्ट लॉ ऑफ द चैप्टर। और कल हम थर्मोडाइनमिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ आप अगर डेल्टा जी के अगर आपके डाउट्स होंगे तो मैं वो लूँगी, नहीं तो वी विल स्टार्ट विद रिडॉक्स, क्योंकि कुछ स्कूल्स में रिडॉक्स भी आ रहा है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट लिखो, द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, द एंट्रोपी ऑफ ए perfectly crystalline solid becomes zero as the temperature becomes absolute zero. That is, at absolute zero the entropy of all perfectly crystalline solids may be taken as zero. अब कहते हुआ क्या कि जब एब्सोल्यूट ज़ीरो आया तो जो परफेक्ट क्रिस्टल था उसकी एंट्रोपी कितनी होनी चाहिए थी। अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो आ चुका है, एब्सोल्यूट ज़ीरो आ चुका है विच इज़ 0 केल्विन, तो परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या होनी चाहिए थी, ज़ीरो। मतलब कि अगर मान लो मैं सॉलिड CO ले रही हूँ तो CO 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 मॉलिक्यूल ऐसा दिखना चाहिए
मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल मोशन नहीं होगा। लेकिन कहते हैं एक्चुअल में होता क्या है कि ये तो परफेक्ट क्रिस्टल है, लेकिन जो रियलिटी होती है एक्चुअल में जो क्रिस्टल होता है उसमें मॉलिक्यूल्स में मोशन तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार CO की अरेंजमेंट ऐसे भी तो हो सकती है, OC OC CO OC CO OC। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो आपके पास एक सॉलिड है AB 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 AB, जब आप एब्सोल्यूट ज़ीरो पे गए तो उसके अंदर रैंडमनेस ज़ीरो होनी चाहिए थी, बट रैंडमनेस सिर्फ मोशन से थोड़ा चेक होती है कि मोशन ज़ीरो हो गया, उसकी रैंडमनेस अरेंजमेंट की वजह से भी तो होती है। कहने का मतलब कहते हैं कि साइंटिस्ट जब चेक करने लगे कि असल में -273 डिग्री सेल्सियस पे एब्सोल्यूट ज़ीरो पे मोशन तो ज़ीरो हो गया, बट कहीं कहीं अरेंजमेंट AB की जगह BA हो गई, AB की जगह BA होगी, AB की जगह BA होगी, मतलब अरेंजमेंट उलट गई, तो इसकी वजह से भी तो रैंडमनेस आ गई। होना ये चाहिए था, निकला ये। तो कहते कि ये जो अरेंजमेंट AB की जगह BA हो गई, इसकी वजह से जो एंट्रोपी आई, मोशन तो नहीं है -273 डिग्री सेल्सियस पे, बट डिसऑर्डरनेस जो एटम्स की अरेंजमेंट की आगे पीछे होने की वजह से हो गई, इसको रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल का क्या मतलब होता है? बची हुई। तो कल को आपको क्वेश्चन आया डिफाइन रेजिडुअल एंट्रोपी, तो आप बोलोगे द एंट्रोपी पोजेस्ड बाय द सॉलिड इवन एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। वैसे एब्सोल्यूट ज़ीरो पे एंट्रोपी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे मोशन तो बिल्कुल क्या हो जाता है? स्टॉप। मोशन तो नहीं है, मॉलिक्यूल रुक गए हैं, बट जिस टाइम मॉलिक्यूल रुके, स्टैचू, तो एक बंदा ऐसे खड़ा है, बंदा मतलब एटम, एक एटम ऐसे खड़ गया, या A ऐसे था, B ऐसे था, अगली लाइन में B पहले खड़ गया। समझ रहे हो? आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे हम अपनी बात पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे कि आपको कि मैम पहले तो आप बोल रहे थे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे एंट्रोपी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, अब आप कह रहे हो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे भी थोड़ी बहुत ही एंट्रोपी बची रह जाती है। मैं आपको दो बातें बता रही हूँ कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे मोशन तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, यानी कि उसकी वजह से तो एंट्रोपी बिल्कुल भी नहीं होती, बट कभी कभार एटम्स की अरेंजमेंट में डिसऑर्डरनेस हो जाता है, क्योंकि एटम्स की अरेंजमेंट है ना। AB की जगह कहीं कहीं पॉइंट पे AB की जगह BA भी तो हो सकता है। परफेक्ट अगर होता तो CO 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 होता, बट रियलिटी में क्या हुआ कि किसी किसी जगह पे CO की जगह एटम्स कैसे अरेंज हो गए? OC। तो अब फिर भी एंट्रोपी तो आ ही गई ना। एंट्रोपी का तो मतलब डिसऑर्डरनेस होता है, चाहे मोशन की वजह से हो, चाहे एटम्स की डिसअरेंजमेंट की वजह से हो। तो इस टाइम पे जो एंट्रोपी आ रही है क्रिस्टलाइन सॉलिड की 0 डिग्री 0 केल्विन पर भी, उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल एंट्रोपी। ये डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि डिफाइन रेजिडुअल एंट्रोपी, तो लिख लो व्हाट इज रेजिडुअल एंट्रोपी। फिर अब आपको 1 मार्क्स के लिए अगर डिफाइन करने के लिए आ गया, the entropy possessed by a substance, the entropy possessed by a substance even at absolute zero is known as residual entropy. Example, AB arrangement can be oriented as AB BA BA AB at random. Hence, there is some disorder even at absolute zero called frozen disorder or residual entropy. So with this we complete with the third law and thermodynamics. तो जिन लोगों को थर्मोडाइनमिक्स आ रहा है वो प्लीज़, जो मैंने आज डेल्टा जी के न्यूमेरिकल्स दिए हैं, वो प्लीज़ प्रैक्टिस करके देखें।
और जिनको नहीं आ रहा बट उनको भी फाइनल में तो आएगा ही। तो टुमारो आई विल स्टार्ट रिडॉक्स, बिकॉज रिडॉक्स कई स्कूल्स में आ रहा है, लेकिन वंस व्हेन एवरी वंस गोना कम बैक तो हम दोबारा रिवाइज़ करेंगे। तो जो आ रहे हैं उनका नुकसान ही, उनके लिए डबल रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। और अभी जिनके एग्ज़ाम में आ रहा है उनको तो करना ही करना है, ठीक है। बट वी विल रिपीट, डेफिनेटली विल रिपीट। So I'll send you this, ठीक है। वंशिका ये स्टॉप कर दो।